हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि अभी कुछ 5-10 प्रश्न पीवाईक्यू हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट समय, ठीक है, कि यहाँ पर आपको प्रश्न जो है मिलेंगे। ठीक है, तो आज टाइम मैनेजमेंट के आपके जो भी हमने पढ़ाया उससे संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर करा देंगे। आज कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पाए, 35 प्रश्न हैं क्लास में, लेकिन कल हम दूसरा टॉपिक लाएंगे जो कि हमने पढ़ा दिया है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में। नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रश्न है आप देख पा रहे हो, यह बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बन जाती है। क्या स्टॉक है, या जीवन बीमा है, शेयर्स है, या फिर चिट फंड है? तो जब हम बचत करते हैं, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं सोचते हैं ऐसी जगह लगा दें जहाँ पर हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो। तो यहाँ पर बात हो रही है बचत की आम पद्धति, लेकिन बाद में क्या हो रही, निवेश बन रही। तो निवेश मेनली इसमें हो जाएगा, जो आंसर होगा वो आपका शेयर मार्केट है। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं, पैसे को निवेश करते हैं या फिर लगाते हैं एक्स्ट्रा लाभ के लिए। ठीक है, और जीवन बीमा आप जानते हो, यहाँ पर हम पॉलिसी वगैरह लेते हैं, जो कोई भी हमें वित्तीय प्रॉब्लम हो, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी समस्या हो तो हमारे काम आती है। ठीक है ना, कोई भी वित्तीय आवश्यकता पड़े तब। तो बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र हमने आपको बताया भी था, क्लास में याद होगा। किसकी योजना है? क्या भारतीय स्टेट बैंक की है, भारतीय रिजर्व बैंक की है, डाकघर की है, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संगठन? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय बचत पत्र है, मेनली आपको ये बताना है कि ये जो योजना है, ये राष्ट्रीय बचत पत्र जो आपको मिलते हैं तो किस संस्था से मिलते हैं? तो ये आपको मिलते हैं हमारी पोस्ट ऑफिस से, डाकघर से मिलते हैं। ठीक है, किसान विकास पत्र वो भी डाकघर से मिलता है, किसान विकास पत्र। ओके, किसान विकास पत्र ये भी आपको घर से ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। और एक है एक शायद है कन्या समृद्धि योजना, वो भी आपकी जो है डाकघर में ही उसका जो है वो खुलता है अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2-3 है, आपको हमने बताया था, आपने वीडियो अगर देखा होगा मेरा ध्यान से, तो जो मैंने ये विनियोग वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये सारी चीज़ें कराई थी। क्वेश्चन है यहाँ पर 3, पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं? ठीक है, पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं? क्या प्रत्यक्ष आय है, अप्रत्यक्ष आय है, धन की आय है, या अभौतिक आय है? तो आप जानते हो पैसे का उपयोग किए बिना की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रत्यक्ष आय आंसर होगा। अब मैं इस आंसर का थोड़ा प्रूफ दिखाऊंगी, क्योंकि जो भी आपका पीवाईक्यू वगैरह उसमें अप्रत्यक्ष आय माना गया। अब मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि ये कमेंट पहले भी आया था, तो देखो यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत गौर से पढ़िएगा। पहले तो ये जान लो, वास्तविक आय जो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष होती है। अब सीधे सीधे इसी में आंसर लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष आय। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जिन्हें परिवार बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त करता है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, बिना पैसे खर्च किए प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है, बिना पैसे किए। ठीक है, पैसे का उपयोग किए बिना, सेम लाइन है, कोई अंतर है? बस शब्दों का ही थोड़ा फेर है। पैसे का उपयोग किए बिना, वहां पर लिखा है पैसा खर्च किए बिना। ठीक है, तो बात तो एक ही है कि पैसा हमारा नहीं लग रहा है। तो क्या ये प्रत्यक्ष आय है? चाहे आपके किसी अच्छे पद पर हो तो आपको चीज़ें फ्री में मिल रही, मान लो आप MLA हो, MP हो, IAS हो, PCS हो, आर्मी ऑफिसर हो, ठीक है, तो आपको क्या है, सैलरी के साथ निःशुल्क मकान मिल जाता है, चिकित्सा सुविधा मिल जाती है, टेलीफोन सुविधा मिल जाती है। ठीक है, ये जो निःशुल्क आपको सुविधाएं प्राप्त हो रही, यही क्या है, आपकी प्रत्यक्ष आय है। ठीक है, प्रत्यक्ष आय है, जो आपको मतलब चीज़ें भी मिल रही हैं, सुविधाएं भी मिल रही हैं, और पैसा आपको देना नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी कृषि कार्य से प्राप्त अनाज है, घरेलू बागवानी से प्राप्त साग सब्जियां हैं, फल हैं,
पैतृक मकान है, आपकी पिता की संपत्ति आपको मिल गई, ठीक है। दुकान है परिवार की, परिवार के सदस्यों द्वारा की गई आपकी सेवाएं हैं, जैसे घर की साफ सफाई, बर्तन मांजना, वस्त्र धोना, भोजन बनाना। अगर ये घर वाले नहीं करेंगे तो इस पर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर से बुलाओगे करने के लिए किसी को, ठीक है। तो ये क्या, ये आपकी प्रत्यक्ष आय है। ओके, अब आप प्रत्यक्ष जान लो क्या है। सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये तो सारा प्रत्यक्ष का ही है, ठीक है। अप्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं सेवाएं आती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार को कुछ मुद्रा खर्च करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर वो चीज़ है कि पैसा तो आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जैसे एक होता है, मैंने बताया लौकी की हर जगह कीमत 20 रुपये किलो चल रही है आपके आसपास के एरिया में, लेकिन आप क्या हुए, आप बोले चलो एक दिन मंडी चलते हैं, हफ्ते भर की सब्जी खरीद लाते हैं। तो मंडी में क्योंकि सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं, तो वहाँ पर आपको लौकी 10 रुपये किलो मिल गई, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपकी 10 रुपये की बचत हो गई, लेकिन वो क्या है, अप्रत्यक्ष है, वो आपको दिख नहीं रही। आपको तो ये लग रहा है हमने तो लौकी खरीदी है, पैसे दिए हैं, लेकिन नहीं, आपने 10 रुपये बचाए हैं, जो कि हर जगह 20 रुपये किलो थी, आपको मंडी में 10 रुपये किलो मिली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी बचत हुई है, तो वो अप्रत्यक्ष है, आपको दिख नहीं रही है। आपको ये महसूस हो रहा है आपने 10 रुपये की लौकी खरीदी है, पर आप ये भूल जाते हो कि आपके आसपास में 20 रुपये किलो लौकी थी, आपने 10 रुपये बचाए हैं उसमें से, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज़ पर आपने मंडी में जाके सब्जी सस्ती मिलती है, आप इकट्ठी गए, बैग भर के ले आए, ठीक है। आपका हफ्ते भर का अगर आपने सही से स्टोर कर दिया तो 15-20 दिन सब्जी चल जाती है, और आप अपने आसपास की मार्केट में वही सब्जी बहुत महंगी खरीदते हो। तो ये आपकी अप्रत्यक्षली बचत हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं है, ये आपकी आय में से हिस्सा बच रहा है आपका। नहीं तो आप आसपास से सब्जी खरीदते तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता, हो सकता है उसके डबल पैसा देना पड़ता जो आप मंडी में खर्च करके आए हो, ठीक है ना। तभी हम लोगों का बड़ा फंक्शन होता है तो हम लोग सब्जियां लेने मंडी जाते हैं, ओके, क्योंकि पता है वहाँ सस्ती इकट्ठी सब्जी लाओगे सस्ती पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार को कुछ मुद्रा मनी खर्च करना पड़ता है। इस टॉपिक को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस पर कमेंट आए थे और बाकी भी चीज़ें हैं, इसमें कन्फ्यूज़न है। आंसर कुछ माना जाता है, किताब में कुछ दिया हुआ है, कन्फ्यूज़ होता है, इसमें टीचर भी क्या कर सकता है। अर्थात उन्हें मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, सस्ते दाम में सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत, टिकाऊ वस्त्र खरीदना। सस्ते दाम, ठीक है, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे पर उतने नहीं करने पड़ेंगे जितना मतलब नॉर्मल आप खर्च करते हो, तो सस्ते दाम में खरीद रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री क्रय करना, मतलब सब्जी भी है लेकिन पौष्टिक भी है और सस्ते पैसे में मिली है। पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, जितना मैंने कहा, जैसे लौकी 20 रुपये नहीं देने पड़े, 10 रुपये देने पड़े, पौष्टिक भी है, सस्ती भी है, ठीक है। कम राशि खर्च करके बच्चों के अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाना आदि अप्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। यदि कम पैसा खर्च करके सुंदर, टिकाऊ, मजबूत एवं आकर्षक वस्त्र खरीदे जाते तो निश्चित ही उनकी सुंदरता एवं आकर्षण ज़्यादा दिन तक मतलब अक्षुण्ण रहती, मतलब बनी रहती है। यही आपकी अप्रत्यक्ष आय है, ठीक है। लेकिन आप सस्ते दाम में चीज़ ले आए और सड़ी हुई लौकी खरीद लाए तो वो आपकी अप्रत्यक्ष आय नहीं रही, तब तो आपकी वो बर्बादी रही, ठीक है। तो वो 10 रुपये भी आपकी बर्बादी में चले गए। इस वजह से मतलब अप्रत्यक्षली वही चीज़ मानी जाएगी जो आपकी सही भी हो, जो आपको संतुष्टि भी दे, जो मानसिक संतुष्टि है। मतलब अगर आप 1000 रुपये का स्वेटर खरीद के लाए, मतलब हर जगह 1000 रुपये का स्वेटर था और आप गए उसे कहीं से सस्ती मार्केट से 700 में खरीद लाए, ठीक है, 700 रुपये में खरीद लाए, तो ये मजबूती, इसकी टिकाऊपन जो है उसके, इसमें रुएँ नहीं उठने चाहिए, सारी क्वालिटी होनी चाहिए 1000 रुपये वाली, तभी आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आप लाए 700 का स्वेटर, 1000 का छोड़े आए और आए एक दिन पहना, एक ही रात में उसके स्वेटर पे रुएँ उठ गए, मतलब एक बार धो दिया आपने, रुएँ उठ गए, अजीब सा लग रहा है, फैला फैला, ठीक है, खिंच गया, कुछ भी हुआ, तो क्या फिर वो आपकी बेकार चली जाएगी, मतलब जो बचा था वो बेकार है आपकी, क्योंकि आपकी चीज़ की क्वालिटी ख़राब थी। तो मैं ये समझाना चाह रही थी, देखो प्रत्यक्ष आएगा, आपको सीधा उदाहरण दिया मैंने, ठीक है, बिना पैसे खर्च किए, और प्रश्न में भी सेम चीज़ पूछी गई, पैसे का उपयोग किए बिना, और वस्तुएं सेवाएं, ठीक है, वस्तुएं सेवाएं भी लिखा है, वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है। वस्तुएं क्या होती हैं, भौतिक, अभौतिक, भौतिक जिसे आप छू सकते हो, ये सारी वस्तुएं ही होती हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक नहीं लिखा, वहाँ पे भौतिक लिख दिया है। तो ये प्रश्न आपको मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ, इसका हर जगह आंसर क्या है, अप्रत्यक्ष आय है, लेकिन मेनली आंसर इसका प्रत्यक्ष आय है। और हर बार गलत आंसर हम लोग आयोग को देते रहेंगे और आयोग मानता रहेगा, ऐसे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो सही आंसर दो, और किताब वृंदा मैम की बुक में साफ साफ लिखा है, अगर आपका आंसर नहीं माना जाए तो इसको आयोग को दिखाओ, आप इस पर कंप्लेंट डाल दो जब भी एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ऐसे तो क्या हम लोग गलत पढ़ते रहेंगे चीज़ें, ऐसे तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे। तो सही आंसर पढ़ के जाना, सही आंसर लगा के आना, और अगर आयोग आंसर आपका नहीं मानता है तो आप इस पर कंप्लेंट डाल देना, ठीक है, और प्रूफ है आपके पास।
बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता? क्या बचत खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता? तो हमने आपको बताया था कि जो चालू खाता होता है, करेंट अकाउंट, इस पर क्या होता है, आपको कोई भी जमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ज़्यादातर जो व्यावसायिक लोग होते हैं बड़े बड़े लेवल पर, ये पूरे दिन पैसे को यहाँ पर जमा करते हैं, निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाता। सेविंग अकाउंट, जो हम लोग नॉर्मल बचत अकाउंट खोलते हैं, छोटी मोटी अपनी बचत करते हैं, वही होता है आपका बचत अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट। आगे आपका दिया आवर्ती जमा खाता, तो यहाँ पर भाई है जो छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहन देना, अल्प बचत को प्रोत्साहन करना, मितव्ययी बनाना लोगों को, और सावधि जमा खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट कराना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? धन की आय, मूल आय, अभौतिक आय, कुल आय। ये प्रश्न बहुत दिमाग से खेलना है इस प्रश्न के साथ, तभी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहोगे आप? तो ये आपकी अभौतिक आय हो जाएगी। अभौतिक आय, जहाँ कोई धन आपको कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके मन या आत्मा से जुड़ा है, जिसको हम कहेंगे मानसिक आय। ठीक है, मानसिक आय, जैसे कि यहाँ पर क्या था, अभौतिक आय क्यों कहा गया है, यहाँ पर मानसिक आय मैं आंसर क्यों बता रही हूँ? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो धन है, धन से मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या संतोष का मतलब है। संतोष मतलब अभौतिक चीज है, कोई आपको धन वगैरह नहीं है, लेकिन संतोष मिल रहा है, तो संतोष कैसा, मानसिक रूप से आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहेंगे? अभौतिक आय। यहाँ से धन से मतलब नहीं है, मूल आय से आपको मतलब नहीं है, कुल आय से मतलब किसी भी ऐसी चीज से मतलब नहीं है, आपको संतोष मिला है तो वो अभौतिक है। अभौतिक मतलब कह सकते हैं हम मानसिक है। ठीक है, मानसिक संतोष है। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर किसी भी धन बन से मतलब यहाँ पर नहीं है। अभौतिक आय, अभौतिक मतलब कोई धन नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर संतोष की बात की जा रही है, तो आप इसको मन से जोड़ सकते हो, मानसिक आय, लेकिन मानसिक नहीं लिखा है यहाँ पर, अभौतिक लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर धन नहीं है। ठीक है, धन से मतलब है ही नहीं, अगर धन से मतलब होता तो भौतिक आय हो जाता, क्योंकि धन आपकी भौतिक आय होती है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर अभौतिक आय है, क्योंकि यहाँ पर संतोष भावना की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मानसिक संतुष्टि हमें मिलती है ना, वो वाली चीज हो रही है, लेकिन धन का उपयोग नहीं है। ठीक है, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पारिवारिक आय है, परिवार का आकार है, धन एवं समय है, या निम्न में से सभी? तो जीवन स्तर को प्रभावित ये सभी कारक करते हैं, आप जानते होंगे। आपका परिवार, आपकी पारिवारिक आय क्या है, परिवार का आकार क्या है, धन एवं समय, उनका रहन सहन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपका परिवार संयुक्त है, एकाकी है, ठीक है, कैसा परिवार, ये सारी चीज़ें आपके जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है? हेनरी फ्योल का, टेलर का, गिलफ्रेथ का, उपर्युक्त सभी का? तो आपकी हेनरी फ्योल है। ठीक है, जो हेनरी फ्योल है, इन्होंने क्या दिया है, जो आपका प्रबंधन है उसके ये जनक है। ठीक है, वर्तमान प्रबंधन के ये जनक है। ठीक है, वर्तमान प्रबंधन के जनक कौन है? हेनरी फ्योल, प्रबंधन के जनक, प्रबंधन के जनक है ये। ठीक है, जनक है। और ये जो टेलर है, ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहे जाते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं ये। ओके, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक। ठीक है, जनक हैं ये, पिता हैं। ओके, आगे बात करते हैं गिलब्रेथ, ये भी आपकी मैनेजमेंट से ही संबंधित है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन है 8। गिलब्रेथ को हमने शायद एनर्जी मैनेजमेंट में पढ़ा है। ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय संतुष्टि को अधिकतम करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है? संसाधनों का सही मात्रा में उपयोग करना, संसाधनों को साझा करना, उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, डी है निम्न में से सभी। तो हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय संतुष्टि को हमें क्या करना? अधिकतम करना है। तो ये हमारे पास सभी तरीके सही हैं। हम संसाधनों का सही मात्रा में प्रयोग करें। ठीक है, जो कि हमारे संसाधन जो भी हैं, देखो सबकी क्या होती है, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन साधन सीमित होते हैं। तो वो साधन जो है सही मात्रा में प्रयोग करोगे तो ज़्यादा चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि साधन सीमित होते हैं।
हैं। संसाधनों को साझा करना, ठीक है, साझा करना, संसाधनों का बंटवारा करना, या फिर कोई भी रिसोर्स को किसी भी तरीके से कहीं पर इस्तेमाल करना, ठीक है। उपलब्ध जो भी संसाधन है उनकी पहचान करना। कई बार रिसोर्सेज हमारे आसपास होते हैं पर हमें उसका उपयोग करने का तरीका ही नहीं होता, ठीक है, या पहचान ही नहीं होती कि हम इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। डी है निम्न में से सभी। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपके पास समझने के लिए संसाधनों का प्रयोग करना, आपके पास कभी कभी होता है ना, अचानक कुछ समझ नहीं आता, भूख लगती है, अचानक हो जाता है कि कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, कुछ भी रीज़न हो जाते हैं, कई बार इमरजेंसी में चीज़ें नहीं आ पाती है मार्केट वगैरह से। तो मान लो आपके पास क्या होता है, सुबह की रोटी रखी है और आपको दोपहर में भूख लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं इस रोटी को किससे खाऊं, सब्जी अचानक गेस्ट आ गए या कुछ भी हुआ, तो जो भी आपने बनाई थी वो ख़त्म हो गई। अब आप अकेले के लिए अपने लिए सब्जी बनाने तो नहीं बैठोगे, ठीक है। तो उस समय क्या है, हम उसी रोटी को कुछ भी छोटा छोटा कट करके नूडल्स टाइप जैसे भी सीजर से काट के और क्या कर सकते हैं उसको, मतलब नूडल्स की तरह हम बना सकते हैं उसको, वो भी आपको टेस्टी लगेगी खाने में। तो आपके पास जो संसाधन है उसका उपलब्ध आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें समझ सकते हो। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर डैश प्राप्त होता है, वेतन प्राप्त होता है, लाभांश, ब्याज या पेंशन। तो आपको पता है वेतन तो हमारा मंथली जो आता है, हमारी जो सैलरी होती है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। और ब्याज जो हम, ये ब्याज होगा जो हम हमारी जो बचत होती है उसको जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हमें क्या होता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। और पेंशन क्या होता है, जो हमारी सैलरी जब हम रिटायर होते हैं तब हमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ये लाभांश होगा, लाभांश आंसर सही होगा, ये हमें लाभ प्राप्त होता है। मान लो हमारा जो ये ब्याज था, ब्याज कहाँ से आया, हमारी बचत, जो हमने बचत की वो हमने क्या हुआ, मार्केट में लगा दिया, ठीक है। अब इस पर जो हमें ब्याज मिलेगा यही लाभांश हो जाएगा, ठीक है। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमें जो मिलता है वो लाभांश हो जाता है। ओके, लाभ है मतलब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। धन और वास्तविक आय परिवार की आयु में किस रूप में शामिल है? धन आय माइनस वास्तविक आय, धन आय प्लस वास्तविक आय, धन आय इंटू वास्तविक आय, धन आय डिवाइडेड बाय वास्तविक आय। तो यहाँ पर धन और वास्तविक आय परिवार की आयु में किस रूप में शामिल है, तो ये बताना है। तो धन आय प्लस वास्तविक आय होगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। धन आय वास्तविक आय मतलब जो धन आय और वास्तविक आय, जो इस यहाँ पर मतलब होगा इससे कि जो धन है, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोई ये नहीं पूछा गया है कि आय क्या है, व्यय क्या है, ठीक है, ये कुछ नहीं पूछा गया है। तो ये दोनों क्या है, बराबर का महत्व रखते हैं, ठीक है। धन आपकी आय है, उसका आप क्या करते हो, प्रयोग करते हो किसी ना किसी कार्यक्रम में, ठीक है। कोई चाहे आपका खर्च हो, चाहे कोई आवश्यकता है, वहाँ पर आप प्रयोग करते हो। तो वास्तविक आय आपकी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। उसमें आप चाहो तो एक, अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पर हो तो आपकी प्रत्यक्ष आय भी आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे कि प्रत्यक्ष आय में हमने बताया था जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं, बिल्कुल वहाँ पर आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो वो आपकी आय बच रही है। लेकिन वो कोई ऐसी फोकट में थोड़ी ना आपको मिल रही है, वो आपने मेहनत की, आप उस काबिल बने हो जो कि आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इतने काबिल नहीं होते तो वहाँ पर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता उस काम के लिए जो आप काबिल हो, तो आपको फ्री में मिल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर धन आय प्लस वास्तविक आय होगा। यहाँ पर मतलब ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, ये समझो, ठीक है। इनमें कोई वो नहीं है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, या ये नीचे है ये ऊपर है, ये दोनों बराबर चीजें हैं, इसलिए धन आय प्लस वास्तविक आय, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन तकनीक का उदाहरण कौन सा है? ए है प्रक्रिया चार्ट, बी है मेमो मोशन, सी है चक्र ग्राफ, डी है माइक्रो मोशन। इस प्रश्न का हम यहाँ पर आंसर करेंगे सीधे, क्योंकि ये जो कार्य सरलीकरण के प्रश्न आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, चाहे कल की क्लास में या फिर परसों की क्लास में। कल थ्योरी क्लास हुई तो फिर हम परसों देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बता दो आप, आंसर जो है, जो ये कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन तकनीक का उदाहरण कौन सा है? तो 4 आप जानते हो, आपके जो आपके औपचारिक तकनीक है उनमें है, और 4 ही आपके किसमें है, पेपर पेन तकनीक में है। तो यहाँ पर 4 जो है, यहाँ पर मेमो मोशन हो गया, साइकिल ग्राफ हो गया, माइक्रो मोशन, ये तीनों किसके हो गए? ये आपके हो गए, सॉरी, जो आपका औपचारिक तकनीक है उसके हो गए ये, ठीक है। औपचारिक तकनीक हो गए उसके हो गए। तो यहाँ पर एक ही बचता है जो प्रोसेस चार्ट है, आपका प्रक्रिया चार्ट है ये,
ठीक है, ये आपका किसका हो गया, प्रक्रिया चार्ट हो गया, आपका मल्टीमैन चार्ट हो गया, आपका पाथवे चार्ट हो गया। ये आपके आ जाते हैं किसमें, जो आपकी पेन पेंसिल तकनीक है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और एक और है इसमें ऑपरेशन चार्ट। 4 हो गए। यहाँ पर मेमो मोशन हो गया, माइक्रो मोशन हो गया, साइकिल ग्राफ हो गया, और आपका एक है स्टॉप वॉच। 4 आ जाते हैं आपके औपचारिक में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। धन आय निम्न प्रकार से अर्जित नहीं की जा सकती, वेतन, पेंशन, किराया, सेवाएं। तो धन आय है, हम कैसे अर्जित नहीं कर सकते भाई, सेवा से है। आप जब सेवा तो सेवा है, उसमें आपको धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वेतन में आपको धन की आय होगी, पेंशन में भी धन की आय होगी, और किराए में भी धन की आय प्राप्त होगी। क्वेश्चन है 13, जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं तो उसे कहते हैं लचीला समय, पीक लोड समय, क्रियाओं का अनुकरण, पीक लोड क्रियाएं। जब सदस्यों को कम समय में, अब यहाँ से आपके लगभग टाइम मैनेजमेंट के प्रश्न हैं। 2 आपके PYQ हैं, बकाया सारे हम मेरे किताब के बनाए हुए जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं तो उसे हम कहते हैं पीक लोड समय। ठीक है, पीक लोड समय में क्या होता है, कम समय में बहुत सारे कामों को पूरा करना होता है। ये वह समय होता है जब किसी भी फैमिली में गृहिणी को बहुत सारे काम होते हैं। जैसे सुबह के टाइम आप समझ सकते हो, उसे ड्यूटी भी जाना है, उसे घर का अपना भी टिफ़िन पैक करना है, बच्चों को भी तैयार करना है, बच्चों का भी टिफ़िन लगाना है, हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन लगा के देना ऑफिस के लिए। फैमिली में अगर उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई भी बुजुर्ग माँ बाप है तो उनकी मतलब क्या करना, उनकी भी तैयारी करके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो पीक लोड समय में एक समय में बहुत सारे काम होते हैं। ओके, तो और इसको पीक लोड को कम कैसे कर सकते हैं, कार्यों का बंटवारा करके। जो काम बच्चे कर सकते हैं वो उन्हें सौंप दो, जो काम पति कर सकते हैं वो उन्हें सौंप दो, जो काम फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अगर बुजुर्ग हैं तो भी बैठे बैठे से मदर इन लॉ सब्जी काट सकते हैं, उन्हें सौंप सकते हैं। मतलब ये चीज़ें कर सकते हैं, तब जाकर ये पीक लोड कम हो सकता है। निम्न में से क्या हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा देता है, बचत, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था। तो देखो वैसे तो आपको ये बैंक भी सुविधा दे सकता है सब कुछ, लेकिन जो पॉलिसियाँ हम लोग लेते हैं ना, बीमा जो हम कराते हैं, तो बीमा ज़्यादातर वित्तीय जो हानि होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी आजीवन बीमा लेते हैं। आजीवन बीमा मतलब अगर हमें कुछ हो गया जीवन में तो क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं तो उनको वित्तीय सहायता देने का काम करता है। तो ये मेनली जो काम होता है जब वित्तीय कोई हानि होती है बड़ी, ठीक है, तब हमारे बीमा काम होता है। बकाया बैंक में तो है वो भी चीज़ें बिकती हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है। बैंक में क्या है, आपने मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा थे, जमा कर दिया, आपको मन होगा निकाल लोगे, इस तरीके से काम करोगे। लेकिन जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हालांकि पॉलिसी में भी व्यवस्थाएं होती हैं कि आप चाहो बीच में वो कर सकते हो, लेकिन आप अगर क्या करते हो, स्वास्थ्य, जब हेल्थ के लिए पॉलिसी लेते हो उसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई समस्या आ जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो आपको कोई वित्तीय समस्या ना हो, आप उस पॉलिसी से क्या कर सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, वित्तीय हानियों से सुरक्षा हो रहा है आपको। नहीं तो यही अगर आपने पॉलिसी नहीं ले रखी होगी, कोई बड़ी समस्या है तो बहुत ज़्यादा कर्जदार हो जाते हैं हम लोग, है ना, मतलब कर्जदार हो जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं लोगों की। तो ये क्या है, ये वित्तीय हानि होगी ना हमें, तो ये वित्तीय हानियों से सुरक्षा हो जाती है जब आप पॉलिसी ले लेते हो। तो बीमा ऑप्शन है, वित्तीय हानि का कोई क्वेश्चन मिले तो बीमा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन द्वारा कार्य सरलीकरण निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये हम 15-20 प्रश्न, इसलिए 15 हैं ये प्रश्न, बस ये जो है आपके PYQ थे, ये चेक कर दिखाने के लिए। देखो जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से चीज़ें आपको बिल्कुल सेम मिल रही हैं, और जो चीज़ नहीं मिल रही थी, जैसे हमने प्रत्यक्ष आय का उदाहरण दिया, तो वो हमने प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया, जिससे आपका ये डाउट खत्म हो जाए कि हम कुछ गलत बता रहे हैं। और इसीलिए हमने टाइपिंग वाला पेज नहीं उठाया, हमने सीधे किताब का पेज आपको दिखाया। ठीक है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन द्वारा कार्य सरलीकरण निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कार्य के क्रम में सुधार करके उत्पादन बदलना, उपकरण बदलना, भंडारण स्थान में बदलाव करके। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य के ये क्रम में सुधार कर रहे हो आप। ठीक है, कार्य के क्रम में सुधार करके हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन जो है, ये कार्य के क्रम में सुधार कर रहे हो आप, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन कर रहे हो, मतलब कोई अपना या तो कौशल विकसित कर रहे हो या कार्य का क्रम बदल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर उत्पाद की बात ही नहीं हो रही है, या हाथ और शरीर की गति, या ना ही उपकरण की बात हो रही है। ठीक है, ना ही भंडारण एवं स्थान बदलाव की बात हो रही है, यहाँ हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये
तो हो सकता है कि कार्य के क्रम में आपने सुधार कर लिया। कार्य के क्रम मतलब जैसे आप प्लेट धो रहे हो तो एक जैसी सारी प्लेट धोना, ठीक है। आपने शारीरिक कार्य किया है तो शारीरिक, पहले आपको शारीरिक कार्य करना है फिर मानसिक कार्य करना है, तो ये आपके क्या शरीर से संबंधित है। शारीरिक कार्य आपके शरीर से संबंधित है। शारीरिक कार्य पहले करोगे, मानसिक काम बाद में करोगे तो क्या थकान कम होगी। तो ये क्या है, कार्य के क्रम में सुधार कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बर्तन धोने हैं तो पहले भारी धो लो, पहले हल्के, या फिर पहले हल्के धो लो। एक एक चीज़, ये नहीं कि बीच में भारी भी धो रहे हो, बीच में हल्के भी धो रहे हो। इससे क्या होता है, काम में अलग मतलब लय ख़त्म हो जाती है और चीज़ें गड़बड़ होती हैं। स्टैंड में बर्तन लगा रहे हो तो पहले एक जैसे, कटोरी लगा रहे हो तो सारी कटोरी लगा दो, गिलास लगा रहे हो तो सारी गिलास लगा दो, जिससे क्या है एक तरफ की लय आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, तब दूसरी लय पे आप जाओ। क्वेश्चन है 16, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। ये युक्ति संबंधित है शक्ति व्यवस्थापन से, समय व्यवस्थापन से, कार्य सलीकरण से या उपयुक्त सभी से। तो ये युक्ति जो है आपकी समय व्यवस्थापन से संबंधित है, ठीक है। काल करे सो आज कर, ये क्या है, समय है, कल कर रहे हो तो अभी करो वो चीज़, तो ये समय है आपका, ठीक है। ये ऐसे युक्ति का 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। अब सारे समय व्यवस्थापन के प्रश्न आपको मिलेंगे। 17 क्वेश्चन है, समय का आकलन किया जा सकता है मनोवैज्ञानिक विधि से, जैविक विधि से, समय चक्र विधि से, उपर्युक्त सभी से। तो समय का आकलन हम इन तीनों विधि से कर सकते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया आपको। तीनों विधि से कैसे कर सकते हो, मनोवैज्ञानिक विधि से हमने क्या बताया था आपको, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो वही 3 घंटे आपको पता नहीं चलेंगे कहाँ चले गए पेपर देते समय, लेकिन वही आप किसी प्रिय मित्र का इंतजार कर रहे हो तो ये लगता है कि 3 घंटे 3 साल के बराबर, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप समझ सकते हो। जैविक विधि, जो कि पता ही नहीं चलता है कि हम ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं, सोते, रात को हमें नींद लगने लगती है, सुबह हम होते हैं तो भले कोशिश कितनी भी करें, अरे लेटे रहें लेकिन उठ ही जाते हैं, ठीक है। जैविक है, ये सारा जैविक है। अंदर से फीलिंग आ रहा है कि उठो, अंदर से भूख लग रही है, समय समय पर भूख लगती है, तो क्या ये जैविक विधि है। समय चक्र विधि, जो हम एक टाइम फॉलो करते हैं कि हमें इस टाइम ये करना है, इस टाइम अपने आप नियम बन जाता है कि सुबह उठना है 4 बजे या 5 बजे हमें उठना है, फिर हमें किचन का ये काम करना है, फिर हमें नहाना है, ये हमें फिर ऑफिस जाना है। सबका एक ऑटोमेटिकली, आप घड़ी भी ना देखो तो भी एहसास होता रहता है, अरे ये समय लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। तो ये क्या चक्र है, ये चक्र का समय है कि किस टाइम हमें वॉक करना है, किस टाइम हमें खाना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, समय आकलन का तरीका है कि कैसे मेजर कर सकते हैं अपने 24 घंटे को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 का, डैश ने 1920 में सर्वेक्षण कर यह बताया, 1 वर्ष से कम बच्चे की प्रतिदिन की देखभाल एवं परिधान पर औसतन 5 घंटे 41 मिनट का समय व्यतीत होता है। रीमर ने, ब्रेसार्ड ने, म्यूज ने या ग्रॉस एवं केंडल ने। तो ये हमने आपको पढ़ाया था, ये ब्रेसार्ड ने बताया था, जब समय मैनेजमेंट का इन्होंने रिसर्च किया था तब इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। ब्रेसार्ड ने ये अध्ययन किया था, 1920 में किया था, जहाँ पर इन्होंने कुछ महिलाओं के ऊपर रिसर्च करके ये बताया था कि जिनके 1 वर्ष से कम बच्चे होते हैं, उनकी बच्चों की प्रतिदिन की देखभाल और उनके कपड़े धोना, परिधान वगैरह पर ही कम से कम 6 घंटे का करीब का समय लग जाता है, ठीक है। 5 घंटे या 41 मिनट का समय लगभग व्यतीत हो जाता है। तो ब्रेसार्ड की ये थी, ठीक है। म्यूज ने भी रिसर्च किया, आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन है 19, 1 वर्ष से कम आयु के बालक की माता का कितना सप्ताह में उनकी देखरेख में समय बीतता है। एक माता का 1 वर्ष का अगर कम आयु का बच्चा है तो उनकी देखरेख में कितना समय बीतता है, ये बताना है। 20 से 30 घंटे, 20 से 22 घंटे, 22 से 27 घंटे या 25 से 30 घंटे। तो यहाँ पर 22 से 27 घंटे जो है लगभग 1 सप्ताह में बच्चे की देखरेख में ही उसमें निकल जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 2 वर्ष से छोटे बालक सहित परिवार के सदस्यों की देखभाल में, मतलब 2 वर्ष से छोटे बच्चे भी हैं, प्लस गृहिणी के लिए क्या है, परिवार के सदस्यों की भी देखभाल करनी है। हो सकता है उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बुजुर्ग हों, बच्चे और भी लोग हों, हस्बैंड वगैरह हैं, तो उनकी भी देखभाल ही होती है एक तरीके की, हाथ में सब कुछ देना, ठीक है। औसतन एक गृहिणी का 3 से 3.5 घंटे समय बीतता है, ये बताया निखिल एवं डॉसी ने, ग्रॉस एवं केंडल ने, म्यूज ने, उपयुक्त सभी ने। तो ये तो बहुत कम समय बताया भाई। क्या 2 वर्ष से एक छोटा बच्चा हो, पूरे दिन हम लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं तो उसमें क्या 3 3.5 घंटे ही लगता है। नहीं, हमें तो लगता है बहुत सारा, क्योंकि हम तो पूरे दिन पीहू के पीछे पीछे घूमते हैं, ऐसा लगता है कि सारा समय उन्हीं को दे रहे हैं, ओके। और उसके बाद क्या होता है, फैमिली को भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूज की है ये रिसर्च, मतलब 2 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए ये इन्होंने रिसर्च की थी। और ये रिसर्च जो थी ये हुई थी आपकी 1940 में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। समय व्यवस्थापन के कितने निर्धारक तत्व हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो ये 7 हैं, आपको पता है। समय मानक है इसमें, ठीक है।
समय क्रम है, पीक लोड है, ठीक है, बहुत मतलब 7 कुल हैं इसमें। लिख देती हूँ मैं। एक है समय मूल्य, ठीक है, समय मूल्य है। दूसरा समय मानक है। तीसरा आपका पीक लोड है, ठीक है। समय क्रम है आपका चौथा समय क्रम। और एक है आपका कार्यवक्र। कार्यवक्र। तो ये आपके कितने हो गए? 5 हो गए। छठा हो गया आपका जीवन चक्र, ठीक है, जीवन चक्र। और हो गया लास्ट वाला आपका विश्राम काल, ठीक है, विश्राम काल। तो ये विश्राम को भी हम जगह देते हैं टाइम मैनेजमेंट में। तो ये टोटल आपके 7 हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसे अमूल्य निधि की संज्ञा दी गई है? धन है, शक्ति है, समय है, उपयुक्त सभी। तो समय को अमूल्य संज्ञा दी गई है, ठीक है। अमूल्य निधि क्या है? समय है। अगर समय का आपने सही उपयोग कर लिया तो आपके पास शक्ति भी बची रहेगी और धन भी आप कमा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, डी मन लगा देना। क्वेश्चन है 23। समय व्यवस्थापन से संबंधित शोध कार्य की शुरुआत हुई थी फ्रांस में, जापान में, अमेरिका में या चीन में? तो ये हुई थी अमेरिका में, लगभग 1920 का समय था, ठीक है। 1920 से समय व्यवस्थापन पर जो थे शोधकार अमेरिका में स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो कहाँ शुरू हुए? अमेरिका में। क्वेश्चन है 24। एक गृहिणी सप्ताह भर में कितने घंटे कार्य करके बिताती है? 20 से 25 घंटे। वो देखो मैंने किसी के हिसाब से रिसर्च बताई थी अभी तक, जो 22 से 27 घंटे काम करती है, लेकिन वो बच्चों की एक रिसर्च थी। बच्चों के ऊपर कितना समय बचता है ये बताया गया है। यहाँ पर टोटल बात कर दी कि एक गृहिणी सप्ताह भर में कितने घंटे कार्य करती है? 25 से 40 घंटे, 48 से 100 घंटे या 48 से 52 घंटे। तो हम लोग 48 से 52 घंटे जो है लगभग सप्ताह में काम करते हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में तो ज़्यादा ही करते हैं, ये तो अब विदेशों की रिसर्च है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। समय व्यवस्थापन पर सर्वाधिक शोधकार किस सदी में हुए? 1950-60 में, 1910-20 में, 1930-40 में, 1960-70 में? तो ये जो है रिसर्च जो सबसे ज़्यादा हुई अगर पूछा जाए तो 1950 से 60 में जो है सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई थी समय व्यवस्थापन पर। शुरुआत कब हो जाती है? 1920 से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन है 26। समय शक्ति की बचत की जा सकती है एक ही क्षेत्र में कार्य करके, भारी काम के बाद हल्का काम करके, शारीरिक काम के बाद मानसिक कार्य करके, डी है निम्न में से सभी। तो ये अगर आप सारे काम क्रम में करते हो, हल्के कार्य बाद में करते हो, भारी काम पहले निपटा लेते हो, शारीरिक काम पहले करते हो, मानसिक कार्य बाद में करते हो, तो इनसे क्या होता है? आपकी समय और शक्ति की बचत होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के मूल्य। समय के मूल्य को पहचानने से निम्न लाभ होते हैं। कार्य समय पर संपन्न होता है, कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है, व्यक्ति की कार्यकुशलता का विकास होता है, निम्न में से सभी। तो यहाँ पर हम समय के मूल्य को अगर पहचान लेते हैं तो बिल्कुल समय पर काम संपन्न हो जाएगा। कार्य क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है कि किस क्षेत्र में हमें कौन सा काम करने से ज़्यादा कम समय लगता है और हमारी शक्ति भी बचती है, थकान भी कम होती है, ठीक है। और व्यक्ति की कार्यकुशलता का भी विकास होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 28। एक काम या एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यय होगा? ये निश्चित करना ही कहलाता है समय मूल्य, समय मानक, पीक लोड या समय क्रम। देखो, एक समय या एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यय होगा, ठीक है। तो ये निश्चित करना ही हमारा क्या कहलाता है? ये निश्चित करना हमारा कहलाता है समय मानक, ठीक है, समय मानक कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कार्यों का ऐसा क्रम देना ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर बिना अधिक थके व परेशान हुए समय संपन्न हो जाए कहलाएगा समय मानक, समय क्रम, पीक लोड या कार्यवक्र। कार्यों का ऐसा क्रम देना, ठीक है, कि सभी कार्य निर्धारित समय पर बिना थके व परेशान हुए संपन्न हो जाए। तो क्वेश्चन में ही आंसर था समय क्रम, ठीक है। समय क्रम का इस तरीके से प्रयोग करना कि सारे काम जो है समय पर बिना थके और परेशान हुए संपन्न हो जाए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसी भी परिवार के प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी मिलती है पीक लोड से, कार्यवक्र से, आकस्मिक कार्य से, दैनिक कार्य से। तो प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य भार के वितरण की जानकारी की बात हो, मतलब कार्यों का वितरण हो रहा है, कहाँ कर रहे हैं हम लोग? कार्य वक्र में कर रहे हैं, ठीक है। जो हम कार्य कर्म बनाते हैं उसमें, ठीक है, वर्क कर्म उसमें करते हैं कि किस समय हमारे यहाँ पीक लोड होता है, मतलब ज़्यादा काम होता है, किस समय हमारे यहाँ कम काम होते हैं, सारा क्रम में निर्धारित होता है। भारी कार्य करने के उपरांत कुल कार्य के समय का कितना % व्यक्ति को विश्राम करना चाहिए? 50%,
40%, 57% या 47%। तो आपने अगर कोई भारी काम किया है तो उसके बाद 57% का आपको विश्राम करना चाहिए, ठीक है, जिससे अच्छे से आपका शरीर में ऑक्सीजन बन जाए। क्वेश्चन है 32, मानसिक काम करने के बाद प्रत्येक 40 मिनट के बाद विश्राम करना चाहिए, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का। तो यहाँ पर होगा 2 मिनट का, ठीक है। मानसिक काम के बाद 2 मिनट का आराम करना चाहिए, ठीक है। 45 मिनट तक अगर मानसिक काम किया है तो मतलब 45 मिनट तक पढ़ाई की है तो 2 मिनट का विश्राम ले लो। निम्नलिखित में से एक समय प्रबंधन प्रक्रिया के चरण में शामिल नहीं है। समय का आयोजन करना, योजना के क्रियान्वयन को नियंत्रण करना, समय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, समय आयोजन का मूल्यांकन करना। तो समय प्रबंधन प्रक्रिया के 3 चरण हैं, 3 चरण में आपका 3 है लेकिन एक गलत है। तो वो गलत कौन सा? समय व्यवस्थापन को प्रसारित करना, ये गलत है। बकाया समय का आयोजन भी करते हैं, ठीक है, योजना में ही हम उसको बनाते हैं, फिर क्रियान्वित करते समय ही हम उसका प्रचार प्रसार कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कोई इसके लिए अलग से ऑप्शन नहीं है। और समय आयोजन का फिर हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सभी सही है, एक गलत है, वही पूछा था, शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है 34 होगा। निम्न में से एक समय योजना का प्रकार नहीं है। अत्यंत साधारण योजना, विस्तृत योजना, अल्पकालीन योजना, समय अनुसूची। तो यहाँ पर आपकी जो समय योजना के भी 3 प्रकार हैं, पूछे जाए कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, ये सब पढ़ाया मैंने। तो एक है अत्यंत साधारण योजना, दूसरी है आपकी विस्तृत योजना, तीसरी है समय अनुसूची, लेकिन अल्पकालीन योजना नहीं है, ठीक है। अल्पकालीन योजना नहीं है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर भी गलत था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। ये मतलब एक बीच में गड़बड़ हो गया, ये 35 है। समय योजना के मूल्यांकन के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? बंद चार्ट, फ्लिप चार्ट, गैंट चार्ट या उपयुक्त सभी। तो अगर समय योजना का आपको मूल्यांकन करना है तो एक मार्केट में चार्ट आता है जिसे गैंट चार्ट कहते हैं। आप उस पेपर को ला सकते हो और क्या कर सकते हो, अपने टाइम का पूरा उसमें मैनेजमेंट बना सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो इसे हम गैंट चार्ट करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।